press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कैसे हो? चलिए आज फिर हम मिल रहे हैं, है ना। मैंने पिछली कक्षा में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में हमने जाना कि चिट्ठियाँ क्या होती है, कैसे लिखी जाती हैं। उसके कुछ स्टेप जो है वो हमने व्याकरण भाग में पत्र लेखन में हमने जाना। वैसे हमने जाना कि डाकिये के बारे में। डाकिया कौन होता है? डाकिया तो वो होता है जो हमारे घर तक हमारी चिट्ठियों को पहुंचाने का काम करता है। तो वैसे बच्चों, क्या आपने कभी भगवान के डाकिये देखे हैं या उनके बारे में सुना है, जाना है? नहीं ना। तो चलिए आज की कक्षा में हम देखते हैं कि भगवान के डाकिये कौन हैं, जिनके कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। बच्चों, मानवता को ईश्वर का संदेश सुनाने के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने पंछी व बादलों को माध्यम चुना है। किनको माध्यम चुना है? किसको बीच में लिया है इसमें? पंछी और बादलों को। जी हाँ, वही है भगवान के डाकिये। डाकिये घर घर जाकर संदेश पत्र देते हैं। इसी तरह पक्षी व बादल भगवान के डाकिये हैं, जो मनुष्य जाति को प्रेम व शांति का संदेश देते हैं। आज विश्व छोटे बड़े देशों में क्या हो गया है? बट गया है ना बच्चों। तो मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकता। उसके लिए तो कई सारे नियम हैं जो उनको वो रूल्स को फॉलो करने हैं, जैसे कि पासपोर्ट बनाना, वीज़ा निकालना, तभी वो जाकर दूसरे देश में प्रवेश कर सकता है। परंतु पक्षी और बादलों को कौन रख सकता है भला? कोई रोक सकता है उनको? अरे वे तो आज़ाद पंछी है, स्वतंत्र पंछी है, जो कहीं भी आया जाया करते हैं बिना किसी रोक टोक के। वे एक से दूसरे महादेशों तक जाते हैं। उनकी आवाज़ों को कौन सुन पाते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही उनकी चिट्ठियों को पढ़ सकते हैं, वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। कभी इनके कहे संदेशों को आंक सकते हैं। कभी क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं क्या ऐसा हो सकता होगा बोल के। वे कहते हैं कि एक देश की धरती दूसरे को, यानी दूसरी धरती को क्या है? सुगंध पहुंचाती है, अर्थात शुभकामनाएं और प्रेम का संदेश भेजती है। देशों की सीमाओं का निर्माण मनुष्य ने तो किया ही है ना। विश्व में अशांति और युद्ध की स्थितियां हैं। तभी मनुष्य को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भगवान के डाकिये के माध्यम से सुनाना चाहते हैं। यही पूरा सार है बच्चों इस कविता में, जिसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। भगवान के डाकिये यानी द मैसेंजर्स ऑफ गॉड। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर क्या है? गिरता है। तो ये यहाँ पर कवि बहुत सुंदरता से इस कविता का वर्णन इस तरह से वो करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कुछ कठिन अर्थ। इसमें आए शब्दार्थ क्या है? बांछना। बांछना का अर्थ होता है पढ़ना या सस्वर पढ़ना। आंकना का अर्थ है अनुमान करना, एक्सपेक्ट करना, जस्ट कल्पना करना। पांख यानी पंख, पक्षियों के पंख, जिसे हम पर भी कहते हैं,
ये तो समानार्थक में आते हैं। सौरभ का अर्थ है सुगंध यानी खुशबू। तो ये है शब्दार्थ बच्चों। आप तो जैसे ही सुना ये पद्य इस कविता को सुनते ही हम समझ सकते हैं कि इसमें कवि क्या क्या दर्शा रहे हैं, है ना। ये तो बहुत ही सरल है। यानी भगवान के डाकियों के बारे में इसमें कहा गया है कि पक्षी और बादल, पक्षी बर्ड्स एंड क्लाउड्स, ये पक्षी जो हैं और बादल जो हैं ये क्या है, भगवान के डाकिए हैं, भगवान के पोस्टमैन हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, है ना। जो एक देश से दूसरे देश को आज़ादी के साथ स्वतंत्रता पूर्वक उड़कर वो कहीं भी आ जा सकते हैं। और इसी तरह से बादल, जो किसी देश का बादल क्या होता हुआ आसमान में हम देखते हैं ना, ऊपर बादलों को देखो कि बादल क्या है, आगे की ओर जाते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, न जाने किस देश से वो हमारे देश आते हैं, फिर हमारे देश के बादल हटते हुए वो कहीं दूसरे देश में जाते हैं। तो यहाँ से गए बादल वहाँ बरसते हैं, वहाँ से आए बादल यहाँ बरसते हैं। तो इस तरह करके वो आया जाया आसानी से करते हैं। और वो क्या करते हैं, इस तरह से वो वहाँ का पानी लाकर यहाँ बरसाया करते हैं। इसी तरह वो प्रेम और शांति का संदेश देते हैं। मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ कौन पढ़ पाते हैं, कौन कौन इसको बांध सकते हैं, यानी कौन कौन पढ़ते हैं इसको। पेड़, ट्रीज, जो कि रास्ते में तो उन्हें उड़ते जाते आते कौन देख सकते हैं, सिर्फ पेड़ यानी ट्रीज, पौधे, छोटे छोटे वृक्ष जो सैम्पलिंग्स कहते हैं वो। और ये नदियाँ, नदियों का पानी, झरनों का पानी, समुद्र का पानी, और ये पहाड़, माउंटेन्स, ये सारे के सारे सिर्फ वही इनकी चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो सिर्फ ये कल्पना कर सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती कैसे दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कैसे उसको शुभकामनाएं भेजती है। और वो क्या करते हैं, सौरभ हवा में तैरते हुए, कौन, बादल जो है ना, ये हवा में तैरते हुए, और ये पक्षियों के द्वारा भी वहाँ पर समझो पानी बरस रहा है तो ये पंछी जो रहते हैं उनमें वो पानी जो समा जाता है, उनके पंखों पर जो तैरता रहता है वो वैसे ही दूसरे देश में आ जाते हैं। तो इस तरह से वो यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ संदेश ले आया जाया करते हैं। और एक देश का पानी दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है, वो बादलों के द्वारा भाप बनकर, स्ट्रीम बनकर क्या है, वो एक देश का पानी दूसरे देश में आकर बरसता है। जैसे कि हम देखते हैं कि क्लाउड्स जो है, मेघ, वो एक जगह स्थिर नहीं रहते, वो हटते रहते हैं। और इस तरह से वो देश देश घूमकर उस तरह से क्या करते हैं, शुभकामनाएं वहाँ की वो भेजा करते हैं हमारे लिए। तो यही रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना इन कविता के द्वारा ये हमारे लिए संदेश है कि डाकिया जो हमारे लिए चिट्ठियाँ लेकर आता है, देता है, तो इसी तरह के खास डाकिये भगवान के भी हैं, जो ये पक्षी और बादल हैं। आशा करती हूँ बच्चों समझ पाए होंगे। बहुत ही छोटा सा ये पद्य है, छोटी सी ये कविता है, जो बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाती है, दर्शाती है कि उनकी लाई हुई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, इसमें वो संदेश भेजा गया है। और किस तरह से पानी यानी मेघ भाप बनकर एक देश से दूसरे देश में आकर वो बरसता है। इस तरह से इस कविता का यहाँ पर ये वर्णन दिया गया है। समझ में आया बच्चों? ये नहीं, यहाँ पर कवि पूछते हैं कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? कौन कौन पढ़ पाते हैं बच्चों, बोलोगे? शाबाश। पेड़, पौधे, पौधे यानी छोटे छोटे पेड़, सैम्पलिंग जो हम कहते हैं, पानी और
पहाड़, माउंटेन्स। ये लोग ही सिर्फ उनकी लाई हुई चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं। हम तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ओहो ये यहाँ से जा रहे पक्षी दूसरे देश में जाएंगे। हमने भी, आपने सबने देखा होगा कि समर डेज में, गर्मियों में कहीं कहीं से उड़कर पक्षी दूसरे देशों से यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं, जिनके गले में या उनकी टांगों में क्या रहता है, वहाँ का उनका पता रहता है। तो एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है उस समय। तो फिर क्या करते हैं, वो अपने देश फिर से वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर आपको तीसरे प्रश्न में पंक्तियों का भाव लिखना है। यहाँ पर ये वाक्य दिया गया है, जिसका भाव क्या है, वो कविता में कौन से पंक्ति है, इसके बारे में आपको ढूंढकर लिखना है। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश। यानी पक्षी और बादल कौन सा संदेश ले आते हैं, प्रेम का, सद्भाव का और एकता का संदेश, यानी एक देश से दूसरे देश तक को भेजते हैं। इन पंक्तियों का हमें वाक्य किस में मिलता है, ये आपको ढूंढना है और स्वयं लिखना है। फिर दूसरा, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। प्रकृति क्या है, हमें भेदभाव नहीं करती, जैसे कि यहाँ पर बसे मनुष्य करते हैं। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरसा जाता है। ये भाव कविता की कौन सी पंक्तियाँ दर्शाती है, ये आपको ढूंढकर लिखना है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या क्या पढ़ पाते होंगे। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध कैसे भेजती है, इस कथन का भी भाव आपको स्पष्टता से लिखना है। इन यहाँ से आपको खोज निकालना है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। आदान प्रदान, लेना देना, वो आपकी नज़र में कैसा है। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन क्या है, इंटरनेट है ना। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए आपको कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर लिखना है, मैंने कंपेयर करना है कि इंटरनेट की दुनिया कैसी है और चिट्ठियों की दुनिया कैसी होगी। बहुशा आप तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के वही प्रेमी हो। कुछ ये भी अनुभव कर लो कि चिट्ठियों का लिखना कैसा महसूस होता है, और हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, क्या उसका रोल है। इस विषय पर भी आपको कुछ वाक्य लिखने हैं। डाकिया इंटरनेट के www जो कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, तथा पक्षी और बादल, इन तीनों संवाद वाहकों के विषय में भी आपकी कल्पना से एक लेख आपको तैयार करना होगा। ठीक है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ से भी आप इसका सहयोग ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा बच्चों, ये इंटरनेट की दुनिया, ये जो आपके पास मोबाइल पीसेस हैं, उनसे आप जो भी चैटिंग करते हैं उसको थोड़े समय तक रखे रहो, और चिट्ठी लेकर, पत्र लेकर उसमें लिखने का भी अनुभव आप महसूस कर सकते हो कि उसमें कैसा अंतर आप पा पाते हो। यानी कि अपने मित्रों को ही, आप घर पर ही हो, सुरक्षित हो, यानी आप बैठकर चिट्ठियों का लिखना शुरू कर सकते हो, और वो फीलिंग्स जो भी आप फील करते हो घर में रहते हुए, घर में रहकर, स्कूल से दूर रहकर, आपको ये घर बैठी पढ़ाई का अनुभव कैसा लग रहा है, आप ये सारे फीलिंग्स जो हैं अपनी चिट्ठियों में एक लेख की तरह लिखकर अपने मित्रों को भेजो, फिर वहाँ से उनसे उत्तर प्राप्त कर लो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चिट्ठियों के बारे में केवल पढ़ने के लिए भी रामतरस मिश्र ने कुछ ऐसा लिखा है, सिर्फ पढ़ने के लिए है। क्या लिखा है, लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियाँ, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती, सभी अकेले अकेले हैं, अपनी मंजिल पर पहुंचने का वो इंतज़ार करती हैं।
कैसा है यह एक साथ होना, दूसरे के साथ हंसना न रोना। क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियाँ हो गई है? इन्हें चिट्ठियाँ में जो भी लिखे जाते हैं वो क्या कैसे रहते हैं? पत्र शांत रहते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते। ऐसा ही मनुष्य का भी हाल बन गया है। इन्हें हंसते खेलते रहना है, बातचीत करते रहना है हर एक दूसरे से। इन्हें घर बैठे ही हम क्या करते हैं, घर के सदस्य तो सारे के सारे सामने उपस्थित रहते हैं। हम अपने मोबाइल पे से प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या है आजकल, एक मोबाइल पीस जो है वो सब उसकी दुनिया में बिजी रहते हैं। आमने सामने रहकर भी हम किसी से बातचीत नहीं कर पाते। घर में ही क्या हो गए, हम अतिथि बन गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, जिससे कि हमारा मन हल्का हो सके, हम अपने सुख दुख को आपस में बांट सके, है ना। यही एक सच्चा और अच्छा तरीका है जिसे हमें अपनाना है ना बच्चों। इसमें आपको पढ़ते रहेंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसमें कई सारे आपको व्याकरण के रूप में समानार्थक शब्द आप इनमें से ढूंढ निकाल पाएंगे। समानार्थक यानी सिमिलर मीनिंग्स। पेड़ को क्या कहा जाता है, पानी के, पहाड़ को, पौधे को, सब कुछ इसमें आप जान सकेंगे। सुगंध, इसमें कुछ शब्द हैं जो आपको ढूंढना है और उसके आपको पर्याय बनाना है। ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ आप अच्छी तरह से इस पद्य को, इस कविता को समझ पाए होंगे। चलिए एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देती हूँ। भगवान के डाकिए, पक्षी और बादल, पक्षी बर्ड्स और बादल यानी क्लाउड्स, ये क्या है, भगवान के डाकिए हैं, भगवान के पोस्टमैन हैं। क्या काम करते हैं वो, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को आज़ादी के साथ बिना रोक टोक के आ जा सकते हैं। पर हम तो समझ नहीं पाते हैं उनकी ले आई हुई चिट्ठियों को, हम तो समझ नहीं पाते। मगर उनकी लाई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, यानी कि रास्ते में साधन इनको मिलने के ये इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो उनकी के ऊपर से जाते समय हमें सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग पढ़ पाते होंगे करके। वो कौन कौन है, पेड़, पौधे, पानी और पहाड़। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को कैसे सुगंध पहुंचाती है, कैसे वो प्रेम का अर्थ समझाती है, ने कैसे वो शुभकामनाएं और प्रेम का संदेश भेजती है बच्चों। और वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर वो तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर कैसे गिरता है ना। आजकल तो वर्षा के दिन हम देख रहे हैं कि बादल रहते रहते ही कहीं से आ जाते हैं और वो बरस जाते हैं। हम ये नहीं जानते कि वो बादल किस देश से आए हैं, और वहाँ की सुख शांति और शुभकामना का संदेश वो हमें इस प्रकार प्राकृतिकता से वो हमें देना चाह रहे हैं, जो कि हमें समझना है और किसी में भी भेदभाव किए बिना एकता से, प्रेम से, वो शांति से रहना है। यही संदेश भगवान हमें भेज रहा है इन डाकियों के द्वारा, है ना बच्चों। आशा करती हूँ आप सब अच्छी तरह से इस कविता को समझ पाए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।